हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस क्लास। आज हम मैनेजमेंट के एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं सीपीएम। हमारे लाइब्रेरी साइंस में जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें आने वाला ये टॉपिक है सीपीएम। इसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। थोड़ा सा टफ पॉइंट है ये, को पढ़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कम शब्दों में और जल्दी से जल्दी इसकी थ्योरी समझा पाऊँ। तो क्या है क्रिटिकल पाथ मेथड? क्रिटिकल मीन्स हो गया जटिल, पाथ मीन्स रास्ता, मेथड मीन्स प्रक्रिया। किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी काम में, प्रोजेक्ट हो गया, वर्क हो गया, सिस्टम में आने वाली क्रिटिकल फेस, क्रिटिकल पाथ यानी जटिलता जो आती है ना, सबसे जो जटिल टर्म होता है, जटिल प्रोसेस होती है या जटिल स्टेप होता है, उसको फाइंड आउट करना, उसके लिए आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करना, फिर उसका एनालिसिस करना, जब तक वो जटिल पाथ है ना, क्रिटिकल रास्ता है, क्रिटिकल पाथ है, वो फिनिश ना हो जाए। तब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। प्रोजेक्ट कैसा नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। तो किसने बनाया था ये क्रिटिकल पाथ मेथड और क्या है? तो मैंने बता दिया आपको। जब भी कोई काम करेंगे, प्रोजेक्ट हो गया, वर्क हो गया, सिस्टम हो गया, तो उसका स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, प्लान तैयार करेंगे, तो उसमें आने वाले सबसे जटिल टर्म या जटिल प्रोसेस या स्टेप जो होगा उसको फाइंड आउट करना, उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना, फिर उसका दोबारा से एनालिसिस करना जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे क्या है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट और कहाँ से आया ये? इसको सबसे पहले डेवलप किया था 1957 में। डेवलप हुआ था, इसका डेवलपमेंट किसने किया था? तो किया था इसको एल ड्यू पॉइंट, या कहीं कहीं लिखा हुआ है पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से नाम है। जैसे कि आपके क्वेश्चन आया था, अभी राजस्थान में ही आया था, कहाँ आया था, मैंने खुद 2 अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन। उसमें एक तो आया था सीपीएम का, कहीं और आया था कि किस ईयर में आया था, 1957 में। और उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के जो आंसर में 4 पॉइंट दिए थे, उसमें एक शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में दिया था, पूरा नाम नहीं दिया था एल ड्यू पॉइंट, केवल लिखा था ड्यू पॉइंट या पॉइंट करके कुछ लिखा हुआ था। मुझे याद नहीं क्या लिखा था, लेकिन एल का यूज नहीं हुआ था। अब आप चेक कर लीजिए कहाँ पे वो क्वेश्चन आया था। तो ये पूछा गया था कि सीपीएम किसके द्वारा निर्माण किया? सीपीएम डेवलप बाय ड्यू पॉइंट, ऐसे करके 4 तरीके की वो दे रखे थे, 4 ऑब्जेक्टिव। तो मैंने ये कुछ इसको किया था कि मुझे कहीं आता है ड्यू पॉइंट करके कुछ था। तो इस तरीके से अभी जो मैंने बुक में पढ़ा, तो एक जगह किसी बुक में पॉइंट करके दिया है, किसी में पॉइंट नहीं दिया है, तो इसमें मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं। लेकिन ये आगे का एल ड्यू, ये तो बिल्कुल सही है, ये आप चेक कर लेना। मुझे किसी बुक में यहाँ पर मिला, कहीं पे पॉइंट नहीं मिला। और जो मुझे याद है, जो मैंने क्वेश्चन जो दिया था, अटेम्प्ट किया, उसमें ड्यू पॉइंट हिंदी में इस तरीके से उन्होंने लिखा था ड्यू पॉइंट, और इंग्लिश में ड्यू पॉइंट था। तो मैंने इसको किया, तो मेरा आंसर राइट था। बिकॉज आरपीएससी में आया था, चेक कर लीजिए, सेकंड ग्रेड में आया होगा या फिर ये कॉलेज लाइब्रेरी में आया, तो कहीं तो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, याद नहीं है। तो इन्होंने इसको डेवलप किया था फर्स्ट टाइम। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेथड है, ये प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड है, मैथमेटिकल बेस्ड है। मैथमेटिकल बेस्ड है, ठीक है। और ये किस लिए बनाया गया था? जो चैलेंजेस है किसी भी प्रोजेक्ट में, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसमें आने वाले चैलेंजेस, क्राइसिस, क्राइसिस जो है, उनको जो जो प्रोजेक्ट है, जो जो प्रोजेक्ट तैयार कर रही जो कंपनी है, कंपनी या इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट कौन बनाता है? कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री, कोई व्यक्ति ही तो बनाएगा, कोई पर्सन ही तो बनाएगा। पर्सन
से मतलब वो ग्रुप हो गया, पर्सन्स हो गए, वही तो बनाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोई भी प्रोजेक्ट तैयार नहीं करने के पहले या करने के पहले एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। उसके बाद में बहुत सारी हो सकता है बनाते टाइम या पूरा करते टाइम या प्लानिंग करते टाइम बहुत सारे चैलेंज क्राइसिस उन्हें फेस करना पड़े। तो इन सब के लिए फेस करती है वो, फेस कर रहे होते हैं इंडस्ट्री या कंपनी या पर्सन, जब वो प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, या प्री प्लानिंग के टाइम पे जो चैलेंज क्राइसिस आती हैं, तो उसको मतलब जो फेस कर रहे हो ना, जो वर्ड दिया गया वही सीपीएम है हमारा, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। मतलब कि ये जो प्रोसेस है 7 स्टेप्स की हो उस प्रोजेक्ट की, या 5 स्टेप्स की हो, उसमें से सबसे जटिल जो क्रिटिकल जो प्रोसेस होगी वही हमारी, उस टर्म को या उस प्रोसेस को ही हम क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। क्रिटिकल पाथ मतलब उस रास्ते से, उस जटिल रास्ता निकल जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एक सीधा होता एग्जांपल लेते हैं कि हम आज घर बनाने जा रहे हैं। ये क्या कर रही हूँ, मैं अपना घर बना रही हूँ, मेरा हाउस है 3 बिल्डिंग का है, ठीक है, 3 स्टोरी का है। ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक प्लान तैयार करेंगे। हमारा प्लान क्या होगा, सबसे पहले कि आर्किटेक्चर मतलब मैप, कैसा हो नक्शा बोलेंगे हिंदी में। दूसरा हो गया सीमेंट, बालू, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, कलर होगा। थर्ड क्या होगा, डोर किस तरीके के लगेंगे। तो जब इतना सब कुछ लग जाएगा तब हमारा क्या होगा, पूरा होगा, घर पूरा होगा। इतनी सारी और भी बहुत सारी प्रोसेस होंगे मकान बनवाने में, आप देखना 10 to 10 स्टेप होंगे। उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, हाँ हमारे नेम प्लेट भी लगेगा, कलर भी लगेगा, फर्नीचर भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी एक चीज़ को मेरे घर बनाने के लिए, ठीक है। अब ऐसे में सबसे पहले किसको लेके आ रहे हैं, हम आर्किटेक्चर को लेके आ रहे हैं, भाई हमारे नक्शा पास करो। एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, आर्किटेक्चर कर रहा है। दूसरा क्या है, सीमेंट बालू लेकर आ रहा है, हमने इन लोगों को बोल दिया। तीसरा क्या है, पेंट लेकर आ रहा है। चौथा क्या है, लकड़ी का काम कर रहा है हमारा। तो हमने इस तरीके से, हम जितने लोग हैं उन सबको हमने एक एक प्रोजेक्ट दे दिया, वही एक इस पे काम करो, आप ये लेकर आओगे, इस पर काम करोगे, इस पर काम करोगे, क्योंकि ये घर बन रहा है। अब क्या होता है, ऐसे में कहाँ पर हम अटक गए, हमने प्लानिंग तो कर ली लेकिन बीच में हमें पता चला जो आर्किटेक्चर है उसने नक्शा गलत बना दिया, जो मैप है वो गलत बना दिया, ठीक है। तो पहले तो वहीं अटक गए क्योंकि हमारा मैप गलत हो गया। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले स्टेप में ही हमारा सबसे पहला कहाँ गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, मैप गलत बन गया है। अभी मैप गलत बन गया, यही हमारा क्रिटिकल हो गया कि हमारी प्रोसेस पूरी हो रही थी, हम करने जा रहे थे मैं प्लानिंग, लेकिन सबसे पहले हम कहाँ अटक गए, यहाँ अटक गए। अब मान लीजिए मैप सही था, सब ये भी सही था, सीमेंट वालू भी सही आ गया, कलर भी सही आ गया। अब क्या हुआ, डोर के लिए उन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, चारों तरफ क्या कर दिया, दीवार वॉल्स ही बना दी, डोर तो बनाए ही, डोर के लिए स्पेस ही नहीं दिया। भाई डोर ही नहीं होगा, विंडो नहीं होगी तो घर कैसे बनेगा। केवल स्ट्रक्चर्स बनने से ही घर थोड़ी ना बन जाएगा, या इसका साइज था जो डोर का हमने दिया था उससे गलत साइज में आ गया ये डोर, इसका जो फ्रेम जो स्ट्रक्चर है वो गलत गलत हो गया, जबकि हमने सही सही नाप दिया था विंडो लगाने के लिए, डोर लगाने के लिए। तो ऐसे में क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गई, क्रिटिकलिटी आ गई, क्रिटिकलिटी आ गई, क्राइसिस आ गए। हमारे पूरे प्रोजेक्ट में क्या हो गया, प्रोजेक्ट जो हमारा ये बन रहा था, पूरा घर बनाने का प्रोजेक्ट था, ये हमारा क्रिटिकल स्टेज हो गया, ये हमारा क्राइसिस आ गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ऐसे में हम यहाँ पर ही फंस जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा रास्ता निकालेंगे, क्या बनाएंगे, पाथ निकालेंगे, दूसरा रास्ता, क्रिटिकल से क्रिटिकल स्टेज को हटा के नया रास्ता कुछ देखेंगे क्या है। तो उस रास्ते में हम क्या करेंगे, कमी कहाँ पर थी हमारे डोर, क्योंकि डोर का साइज गलत था, जगह नहीं छोड़ी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, दोबारा बना के किसी तरीके से हम अपने डोर का अरेंजमेंट करेंगे, विंडो का अरेंजमेंट करेंगे। तो इस चीज को पहचानना कि पूरे प्रोजेक्ट में क्रिटिकलिटी कहाँ पर आ रही है, ये सही हो गया, ये सही हो गया, मान लीजिए मैप भी हमारा सही हो गया, लास्ट में कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर क्रिटिकलिटी आ गया, पूरे मैप में ही आ गई, तो हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर ही चेंज कर देंगे। इसको आइडेंटिफाई करना, जो क्रिटिकल फेजेस को आइडेंटिफाई करना, उसके आगे प्रक्रिया तैयार करना, उसके आगे उसका सोल्यूशन देना, ये सारे प्रोसेस आएंगे। लेकिन हमने आइडेंटिफाई करना है किसको, इसी को करना है, क्रिटिकलिटी को ही आइडेंटिफाई करना। अच्छा, क्रिटिकलिटी हमारी जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगी उतनी जल्दी हमारा टाइम बचेगा, मनी बचेगी, और काम बहुत जल्दी पूरा होगा। और जो भी हमारे स्टैंडर्ड होंगे
उनके साथ में काम पूरा होगा अगर हमने वो स्ट्रेटेजी को यहाँ पे क्रिटिकलिटी को क्राइसिस को ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल व्यू प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक नक्शा तैयार करता है, एक मतलब व्यू पूरा प्रोजेक्ट बनाने के पहले जहाँ पर भी दिक्कत आती है उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना, तो उस कमी को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके सोल्यूशन पर पहुंचना। तो उस जो प्रॉब्लम है वही हमारी क्रिटिकलिटी है, वही उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, ये टाइम टाइम को प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई उस प्रोजेक्ट में जो हमारा लगना था 1 महीने का, लेकिन हमारा मैप गलत हो गया, तो हमारा टाइम जो है ना बढ़ गया, तो हम उस टाइम को ही प्रिडिक्ट करेगा, क्या करेगा, टाइम को प्रिडिक्ट करेगा कि ये काम अब आपका इतने दिनों में ना होके आगे के दिनों के लिए पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड को जो प्रिडिक्ट करेगा, टाइम को प्रिडिक्ट करेगा, रिक्वायरमेंट को, टाइम रिक्वायरमेंट को सही करेगा, एंड एक्टिविटी जो पूरे शेड्यूल में जो हमारी मेंटेनिंग हो रही क्रिटिकलिटी जो आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रो, क्या चीज है क्रिटिकल पाथ वेरिएंट। ठीक है, तो किसको प्रिडिक्ट करेगा, जो टाइम रिक्वायरमेंट थी उसे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो काम कर रहा है, और जो एक्टिविटीज थी, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज थी, वो हम मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो काम हमारा शेड्यूल उस शेड्यूल पर होना था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस टाइम पर पूरा काम होगा कि नहीं, शेड्यूल को करेगा, किसको, शेड्यूल। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक स्टेप ये है, टाइम क्रिटिकल और टाइम शेड्यूल, और उसको आइडेंटिफाई करना कि वो काम उस टाइम पे हो रहा है कि नहीं, उस शेड्यूल पर हो रहा है कि नहीं, और क्रिटिकलिटी कहाँ पर आ रही है। अब मान लीजिए क्या स्टेप्स हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको, सीपीएम को, हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो इसे स्टेप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए वो घर बनाने वाली प्रोसेस थी, मैंने उसमें बताया था कि हमने सभी पर्सन्स को, जो काम करने वाले सबको अपना अपना काम दे दिया था मैंने, कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम लकड़ी लेकर आओ, तुम कलर लेके आओ, सीमेंट वालों का अरेंजमेंट करो, आर्किटेक्चर का काम पूरा करो। तो ऐसे में क्या क्या स्टेप होंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एक्टिविटी, तभी तो पता चलेगा कौन सा इंडिविजुअल है वो गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया, और दूसरा हो गया सीक्वेंस, क्या है उसका सीक्वेंस, क्या है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। भाई सामान लेने की तो जिम्मेदारी दे दी, अब सामान के बाद में सीक्वेंस भी तो होना चाहिए, कि पहले उसमें बेसमेंट ही तैयार होगा, बेसमेंट के बाद में उसमें ब्रिक्स लाई जाएंगी, ब्रिक्स को सीमेंट से जोड़ा जाएगा, और उसके बाद में सीमेंट से जोड़ने के बाद में हमारी वॉल बनेगी, वॉल के बाद से प्लास्टर होगा, फिर उसके बाद में कलर होगा। यही तो स्टेप हो, ऐसा थोड़ी वॉल के ऊपर कलर कर दो बाद में प्लास्टर कर दो, वो चीज़ गलत हो जाएगी ना। तो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, पहले इंडिविजुअल आएंगे स्टेप्स में पहले, फिर दूसरे नंबर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, वो जो एक्टिविटी कह लीजिए या हमारा प्रोजेक्ट कह लीजिए या फिर प्रोग्राम कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंडिविजुअल एक्टिविटी, दूसरे नंबर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, फिर तीसरे नंबर पे डायग्राम, नेटवर्क ऑफ डायग्राम, नेटवर्क ऑफ डायग्राम नेटवर्क ऑफ डायग्राम में हो गया जो भी हमने तैयार किया था, अपना प्रोजेक्ट का डायग्राम जो तैयार किया था वो एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं है, मतलब नेटवर्क में एक नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे कि नहीं। ये मतलब जो आपका जो क्या कहते हैं, जो वॉल वाला था, तो उसने वॉल में होल किए कि नहीं, किसके लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए। जो 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 वॉल बना रहा था उसने प्लम्बर के लिए स्पेस दिया है कि नहीं है, मतलब प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन तो आगे आएंगे, लेकिन काम अभी कौन कर रहा है, सीमेंट वाला, वालू वाला, या जो दीवार बना रहे हैं मिस्त्री बोलेंगे, वो सब काम कर रहे हैं। पहले तो मिस्त्री का काम आएगा, उसके बाद में मैकेनिक का काम आएगा। तो इस नेटवर्क से इनका कांटेक्ट है कि नहीं, इनका कहना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिशियन था उसका कहना है कि यहाँ पर एक कट देना है कि यहाँ पे एसी का पाइप जाएगा, तो इस
इसने जो आर्किटेक्चर था, इसने वहाँ पे वॉल में वो जगह बनाई कि एसी के पाइप जाने के लिए यहाँ से होगा, या किचन में, हमारी जो किचन हो गई उसमें वेंटिलेशन के लिए या एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए इसने आर्किटेक्चर ने कोई स्पेस दिया। उसके स्पेस देने के बाद ऐसा नहीं, जो बिल्डिंग बना रहा है, जो वॉल बना रहा है मिस्त्री, उसने इस फ्रेम को, जो हमारा चिमनी का या कहिए एग्जॉस्ट फैन का जो फ्रेम था, उसको बंद तो नहीं कर दिया, इसने बंद कर दिया। अभी इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, इसके लिए ये ऑप्शन बंद, ये ऑप्शन, सारे ऑप्शन बंद हो, तो इनका इनका आपस में मतलब नेटवर्क है या नहीं है, तो ये भी इसमें आ जाएगा कि नेटवर्क ऑफ डायग्राम, जो जो एक्टिविटी हो रही है उसका डायग्राम नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं। और दूसरा है टाइम। टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो एस्टिमेट टाइम है, जो हमारा एस्टिमेट टाइम है उस काम को करने के लिए, उस प्रोसेस करने के लिए, जो टाइम है ईच एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें सही से चल रहा है कि नहीं, मतलब जो भी एक्टिविटी है उसमें उतना ही टाइम, ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से अब हमारा फिर से वो पूरा वॉल काटा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की वजह, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ने इससे बात नहीं की, इसने इससे बात नहीं की मिस्त्री ने, तो अब क्या हो रहा है, इसको कट रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर से होल हो रहा है, फिर से उसको काटा जा रहा है, तब इलेक्ट्रीशियन का मतलब जो सभी प्रोसेस हैं, प्रक्रिया एक्टिविटीज़ हैं, उनमें टाइम इक्वल लगना चाहिए। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से इसमें डिले हो गया, इसकी वजह से इसमें डिले हो गया, फिर ये बाद वाले भी डिले करेंगे, क्योंकि ये रेडी हो तो सीमेंट वाला सीमेंट कहाँ करेगा, कलर कहाँ होगा और प्लास्टर कहाँ होगा, जब यही कट ही नहीं पूरे हो पाएंगे तो बार बार यही प्रोसेस चले। तो कहने का मतलब कि जो एक्टिविटीज है उसमें टाइम का जो एस्टिमेट है वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद में जो भी हमारे क्रिटिकलिटी कहाँ पर आ रही, क्रिटिकलिटी क्या हुई, क्रिटिकलिटी हमारी ये हो गई जो मैंने बताई आपको कि जो हमारा आर्किटेक्चर था उसने किचन के लिए, चिमनी के लिए स्पेस दिया था वॉल में, और जो हमारा मिस्त्री था जो दीवारें बनाता है, काम करता है, जो घर बनाता है हमारा, तो वो उसने क्या किया, जो हमारा मिस्त्री था उसने उस स्पेस में भी ईंटें भर दी, वॉल भर दी, काम खत्म कर दिया किसका, चिमनी का, फैन का, मतलब किचन में कोई चिमनी या फैन नहीं रहेगी, या जो घर में हमारे कोई बाहर जा रहे हैं उसको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे करके क्रिटिकलिटी का, अब इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन तो तैयार है अपना काम करने के लिए, लेकिन जब ये बंद मिलेगा तो ये कहाँ पर काम करेगा, ये बताइए। तो ऐसे में क्या होगा, टाइम कहाँ लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि इसने जो मिस्त्री है इसने अपना काम से, क्रिटिकलिटी कहाँ आई, मिस्त्री के काम में आई, क्रिटिकलिटी कहाँ आई, क्रिटिकलिटी हमारी आई जो हमारा मिस्त्री था उसके काम में, तो उसी को आइडेंटिफाई करना है, उसी को आगे आगे बढ़ाना है, उसको सही करना है, वही हमारी क्रिटिकलिटी है, ठीक है, मिस्त्री का जो काम है। तो हम वहाँ तक पहुँच गए कि हमारा क्रिटिकल जो पाथ कौन सा था, वो हमारा मिस्त्री का काम था कि उसने किचन में हमारा बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अपडेट करना, ये सब प्रॉब्लम्स ना आए तो उसके लिए क्या करना, जब हमारा पूरा काम हो जाए तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए आगे के लिए कि हमारा जो नीचे की जो स्टोरी, नीचे की जो बिल्डिंग बन गई है, जो बेसमेंट हमारा तैयार हो गया, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है, तो वो अब इन सारी चीज़ें फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, जहाँ क्रिटिकलिटी आई थी उस जगह दोबारा कोई क्रिटिकलिटी ना आए, आगे में ध्यान रखने के लिए इसको प्रोजेक्ट को फिर से अपडेट करेंगे। तो ये आ गया हमारा अपडेट में कि जो 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 सीपीएम हमारा ये डायग्राम है ये अपडेट रहना चाहिए, अपडेट किसके लिए, अगले प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट बनते टाइम ये प्रॉब्लम आई और ब्लूप्रिंट अगर इसका होता तो ब्लूप्रिंट बनते टाइम भी हम ये देख सकते थे, ब्लूप्रिंट में भी, अभी प्रोजेक्ट तैयार नहीं है, ये बनने की प्रोसेस थी। इसका एक और पॉइंट है कि अगर हम ब्लूप्रिंट बनाते टाइम ही देख ले कि इसलिए ये बंद कर दिया, ये कुछ पॉइंट पहले से थे, तो हो सकता है एक बार रीचेक करने से भी हमें पता चल जाता कि यहाँ पर एक पहले प्रॉब्लम आ चुकी है, दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो इसके स्टेप्स हो गए। अब देखते हैं इससे क्या फायदा है, क्यों एडवांटेज क्या होगी सीपीएम की, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीपीएम, क्या हेल्प करेगा, क्यों इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्यों इतनी देर से सीपीएम पढ़ रहे, कुछ तो होगा। सीपीएम क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, हमारी सिलेक्शन में, किसमें, सिलेक्शन में, मॉनिटरिंग में, मॉनिटरिंग में, मॉनिटरिंग में,
और किसमें करेगा, कंट्रोल, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने में, कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट। तो क्रिटिकल पाथ जो मेथड है वो हमारी किसी प्रोजेक्ट में जो क्रिटिकलिटी है उसको सेलेक्ट करने में, मॉनिटर करने में, और मॉनिटर मतलब ऑब्जर्व करने में और कंट्रोलिंग करने में किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करेगी। दूसरा है जो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा वो क्रिटिकलिटी मिलते ही डिटरमाइन कर पाएगा, डिटरमाइन बोलिए या आइडेंटिफाई बोलिए, कर पाएगा एक्चुअल टाइम एंड डेट, जो क्रिटिकलिटी आई है उसको सही होने में क्या टाइम, क्या समय और क्या डेट लगेगा, उसको भी वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा, डिटरमाइन कर पाएगा। और जो जो सारे स्टेप्स हैं या जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उस प्रोजेक्ट की, तो उसमें कंपेयर कर पाएगा कि जो ईच एक्टिविटी है, जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं उस पर्टिकुलर टाइम और डेट पर पूरी हो पाएंगी या नहीं, टाइम और डेट पर पूरी हो पाएंगी या नहीं, ठीक है। तो इसे भी आइडेंटिफाई कर जाएगा। और इवेल्युएशन कर पाएगा। भाई इवेल्युएशन भी तो तभी कर पाएगा कि हमारी जो सारी एक्टिविटीज हैं वो राइट टाइम पे चल रही हैं। एवोल्यूशन किसका, एक्टिविटीज का, ऑन टाइम पर चल रही है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कुछ और भी चीज़ें सकती हैं कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितने इफेक्टिव तरीके से चल रहा है, काम सही हो रहा है कि सही डायरेक्शन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में कटिंग कर सकते हैं। अगर कोई काम गड़बड़ हुआ है तो कहाँ पर हमारा ज़्यादा पैसे लगेंगे, और कहाँ को सुधारने में कितने पैसे, जो कॉस्ट आ रही है ना उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये हमारा सीपीएम कुछ सीपीएम कंप्लीट हो गया। कुछ आसान शब्दों में मैंने आपको बताया क्या है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, क्रिटिकलिटी को आइडेंटिफाई करना, क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना, किस मेथड से करना है वो कहता हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टीक्यूएम। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टी क्यू एम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? नाम से आ रहा है कि टोटल मीन्स पूरा, क्वालिटी यानी फुल क्वालिटी मैनेजमेंट, कैसे भी किसी प्रोजेक्ट में किसी काम में पूरी क्वालिटी मिले मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, प्रबंधन के लिए, काम को पूरा करने के लिए, दैट्स कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टीक्यूएम में मैनेजमेंट में एक अप्रोच है जो 1950 में शुरू हुई थी कि किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम करने, किसी मैनेज के लिए, किसी मैनेजमेंट को, किसी काम को मैनेज करने के लिए क्वालिटी कैसे बनाई जाए, क्वालिटी या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उस टाइम 1950s में ये टर्म्स आया था क्वालिटी, और 90s 80s में आने तक ये बहुत पॉपुलर हो गया था। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ 90s 80s में, पॉपुलर हुआ ये वर्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टीक्यू जिसे शॉर्ट में बोलते हैं टीक्यू। तो व्हाट इज टीक्यू है? तो ये एक फीचर है जो किसी भी कंपनी में कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस से पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। जब कोई प्रोजेक्ट कंपनी में किसको, कस्टमर, कस्टमर को प्रॉफिट मिले, ठीक है, क्वालिटी मिले, अच्छी सर्विस मिले, गुड प्रोडक्ट मिले, गुड प्रोडक्ट मिले, इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए कैसे उसको क्वालिटी को अपडेट करना है, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे इसको बिल्डअप करना है, उसको बनाए रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी टीक्यूएम के अंदर आती हैं। तो टीक्यूएम क्या है? टीक्यूएम एक मेथड है मैनेजमेंट का जिसमें एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। किसी भी गुड्स मतलब चीज़ें बोलेंगे, गुड्स बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट हो गया, गुड्स हो गए, प्रोडक्शन हो गया, सर्विसेज हो गई हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट हो गया हमारा, गुड्स हो गए, गुड्स हो गए, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया। इसमें एम्प्लॉयज का, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी कंपनी के, वो कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्व रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है किस लिए? क्वालिटी को बिल्डअप करने के लिए, क्वालिटी अपडेट के लिए। तो ये एक प्रोसेस है, क्या एक प्रोसेस है, एक प्रोजेक्ट है, टीक्यूएम एक मेथड है जिसमें एम्प्लॉयज क्या होते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट, गुड्स या प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपडेट रखते हैं क्वालिटी को। उन सारी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कॉम्बिनेशन किसका है? क्वालिटी और मैनेजमेंट का, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट का। किसका किसका है? क्वालिटी और मैनेजमेंट का क्या है? कॉम्बिनेशन है। अपने एम को पूरा करने के लिए बिजनेस में, कि लॉस से कैसे बचें, किसमें? बिजनेस में। तो हमारा जो भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें लॉस से कैसे बचें, वेस्टेज से कैसे बचें, उससे इम्प्रूव होके इम्प्रूवमेंट अपना कैसे लें, या इम्प्रूव इम्प्रूव होके उससे नई चीज़ों को कैसे, नई टैक्टिक्स को कैसे लेकर आए। ठीक है, तो पीक्यूएम क्या है? क्वालिटी और मैनेजमेंट का एक कॉम्बिनेशन है हमारे बिजनेस में, किससे? लॉस से बचने के लिए, वेस्टेज से बचने के लिए, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तीन जो टर्म्स आते हैं उनके बारे में बताती हूँ, टोटल, क्वालिटी और मैनेजमेंट। टोटल क्या डिफाइन करेगा, क्वालिटी क्या डिफाइन करेगा, मैनेजमेंट क्या डिफाइन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लेवल्स हैं 1 2 3। मैंने आपको बोला टॉप, मीडियम और बॉटम लेवल। टॉप, मीडियम एंड बॉटम लेवल है। इन तीनों लेवल में इन्वॉल्वमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसका? इन्वॉल्वमेंट किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में। तो टोटल क्या है? टोटल इज मेड अप ऑफ होल और इन्वॉल्वमेंट, होल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का होल, और इन्वॉल्वमेंट टॉप, मीडियम या मिडिल कहिए या बॉटम, तीनों लेवल्स का ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट, किसमें? ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट। टोटल इन्वॉल्वमेंट किसका? टॉप, मीडियम और बॉटम लेवल का किसी ऑर्गेनाइजेशन में। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी हमारी है प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी हायर लेवल पे, किस पे? हायर लेवल पे। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है किसी प्रोडक्ट या सर्विस जो टॉप लेवल की, उस कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड कराना, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहना, इम्प्रूवमेंट करते रहना, क्वालिटी कहलाती है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसको टाइम टू टाइम उसके लेवल्स को चेंज करना, इम्प्रूवमेंट को चेंज करना, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, क्या कहलाती है? क्वालिटी। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट तो आपको पता ही होगा, सीधी सी बात हमें क्या, एक एक्ट, एक प्रक्रिया है। तो क्या हो गया टीक्यूएम? तीनों लेवल्स का इन्वॉल्वमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्वालिटी किसी प्रोडक्ट या सर्विस, लिख दीजिए सर्विस की क्वालिटी को टाइम टू टाइम हायर लेवल पर इम्प्रूव करना, चेंज करते रहना और बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कराना। मैनेजमेंट क्या? एक्ट, मतलब एक एक्ट बना के किसी तरीके का मैनेज करके उसको स्टेप्स में बना के बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड कराना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है।
इसमें कौन कौन से 4 स्टेप आते हैं टीक्यूएम में टोटल 4 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो जो टीक्यूएम है उसकी प्रोसेस में कितने स्टेजेस हैं या क्या प्रोसेस है टीक्यूएम की, तो हम बताते हैं। पीडीसीए बोलते हैं, ये आता है एग्जाम्स में। व्हाट इज पीडीसीए, फुल फॉर्म दिया रहता है। तो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ये क्या है, ये एक साइकिल है, पीडीसीए बोलते हैं। पी डी सी ए, पीडीए साइकिल कहलाती है। यही स्टेप है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को बढ़िया से इम्प्रूव करते हैं, बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है प्लान। व्हाट इज प्लान? तो जब किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करते हैं, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है हमारी, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसी प्रोजेक्ट में। सबसे पहले क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि हम यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी काम को पूरा करने के लिए। मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही है हमारी लाइब्रेरी में, हम लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं और बार बार वहाँ पर क्या हो रहा है, जो यूजर्स हैं हमारे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं हमारी लाइब्रेरी की सर्विसेज से, या किसी भी अन्य तरीके की जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करके नहीं दे पा रहे हैं। तो समझते हैं कि लाइब्रेरी में टीक्यूएम का या प्लान, जो इसके स्टेप्स हैं, प्लान टू चेक एक्ट, उनका कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले प्लान से जानते हैं। मान लीजिए हमारे लाइब्रेरी प्लान, ठीक है। लाइब्रेरी के जो यूजर्स हैं वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है। अब कमी कहाँ पर आ रही है, क्या हमारे सर्विसेज में प्रॉब्लम है या हमारे गुड्स, यहाँ पर क्या है, बुक्स, जो हमारा बुक्स है कलेक्शन में उसमें प्रॉब्लम्स हैं। कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी, तभी तो हम बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे। बात तो क्वालिटी की हो रही है, टोटल क्वालिटी, तभी तो दे पाएंगे उसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लान तैयार करेंगे, तो क्वेश्चनायर तैयार करेंगे, इसमें क्वेश्चंस देंगे और जो यूजर्स हैं उनसे हम फिलअप कराएंगे, पता लगाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मैच करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करेंगे और उनको बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे, ठीक है। उसके लिए जो हमने ये क्वेश्चनायर तैयार किया, यही हमारी क्या है, प्लानिंग है। और जो हमने लास्ट में एनालिसिस करके बढ़िया करने की कोशिश की और अच्छे सर्विसेज दी उनको, वही हमारी क्वालिटी है। अब मान लीजिए कि दिक्कत आ रही कि जो हमारा इशू रिटर्न डेस्क है, वहाँ पर बुक्स इश्यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिटर्न करने वाले बच्चों को रिटर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए मशीन के थ्रू कर रहे हैं, तो मशीन पर वहाँ पे कौन काम करेगा, हमारे जैसे लोग, लाइब्रेरियन काम करेगा या लाइब्रेरी का स्टाफ काम करेगा। यहाँ पे किससे, एक मशीन में काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, ये हमारी मशीन लगी हुई है, ये हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पे। अब इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले कि ये क्या है, ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, पहली प्रॉब्लम तो निकल के आई, सॉफ्टवेयर इनको दिया है क्योंकि ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं मशीन में, अभी ट्रेंड ही नहीं है तो क्या काम करेंगे बताइए। उसने सॉफ्टवेयर का इन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं ली है, सबसे पहले प्रॉब्लम यही निकल के आ रही है। अगला क्या हुआ, दूसरे आए सर, उनके पास में ट्रेनिंग तो थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे चेंज कर लिया, इन्होंने यहाँ पे रिजाइन देके दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। तो क्या हुआ, चेंज कर दिया, स्टाफ चेंज। अब ये भी हमारा बेकार हो गया, पहले तो ट्रेंड नहीं थे, जो ट्रेंड आए उन्होंने जॉब छोड़ के दूसरी जगह पकड़ ली, तो ऐसे में ये प्रोसेस भी हमारी बेकार हो, ये भी कमी है, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर हमें लाइब्रेरी में ऐसा दे दिया कि वो
1 घंटे ले रहा है, 1 आवर्स ले रहा है किसमें, अपडेट होने में, 1 आवर ले रहा है वो ओपन होने में, फिर उसमें और दिक्कतें आ रही हैं, वायरस आ गए हैं, लो हो गया काम। क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर भी हमारे यूजर ने क्या की, प्रॉब्लम फेस की। ये कमियां बता रही हूँ, प्लानिंग करते टाइम जो रिजल्ट निकला कहाँ कहाँ पर कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर किया जाएगा किसमें, क्वालिटी जब हम बेटर प्रोवाइड कराएंगे एनालिसिस करके, ठीक है। अगला क्या है, सॉफ्टवेयर में इशू आ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, इसने टाइम ले लिया, रोज का हो गया है, वीकली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर हमारा पुराना हो गया, नया वर्जन आ रहा है, हमारे पास नया वर्जन नहीं आ रहा। ये कब प्रॉब्लम आ रही है, जब हम ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम कि अगर लाइब्रेरी जो स्टाफ है ना, हमारे पास कंप्यूटर नहीं कुछ नहीं, बस हमें मैनुअल काम करना है, ये लो भाई मैनुअल काम करो, हाँ तो वही यूज करो, कोई जरूरत नहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी भी चीज की। अब भाई काम तो कर रहे हैं, अब किसको काम करना है, मैं ही लाइब्रेरी हूँ, मुझे सारा काम करना है, ऑल वर्क मुझे ही दे दिया, इशू रिटर्न करो, क्लासिफिकेशन करो, कैटलॉगिंग करो, दिमाग का दही करो, खत्म हो गई कहानी। प्रॉब्लम आ गई, एक काम भी सही नहीं कर पाए, दूसरा भी नहीं कर पाए, तीसरा क्योंकि टाइम की कमी है, सारे काम भी करने, स्टाफ पूरा नहीं है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो पहली प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है। दूसरी आई अननेसेसरी वर्क, काम तो हमें लाइब्रेरी में करना था लेकिन किसी और ने बोल दिया भाई ये काम जरूरी है वो करो, हमारा तो काम बंद हो गया लाइब्रेरी का, कहाँ आ गई प्रॉब्लम, आ गई अननेसेसरी काम था, जाओ बुक ले आओ, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी में स्कूल की, जाइए बुक लेकर आइए दूसरी जगह से, ठीक है। अगला है बुक्स जो थी उनकी कैटलॉगिंग जो थी किसी ने पहले ने की, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग गलत तरीके से कर दिया। अब हम कर रहे थे बुक इशू रिटर्न, लेकिन जब वहाँ पता चला कि इसकी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग नहीं है प्रॉपरली, इसकी बिब्लियोग्राफी नहीं है, कैटलॉग कार्ड नहीं बना, कैसे इशू रिटर्न होगा, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। स्टॉक नहीं, इशू रिटर्न कर रही थी, एक ही बुक थी, बच्चों ने दो मांगी, हमारे पास स्टॉक ही नहीं था, प्रॉब्लम आ गई, दोनों झगड़े होने लगे, वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। स्टेशनरी खत्म हो गई, आज का काम खत्म हो गया क्योंकि इंक खत्म हो गई, पेन खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, सेशन रजिस्टर भी फुल अप हो गया, इशू रिटर्न रजिस्टर था वो एक ही था, उसका भी लास्ट पेज था, कहाँ पे वो इशू करें। तो ये सारी जो है ये प्रॉब्लम्स हो गई। अब इनको कहाँ, हम कैसे क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे जब इतनी प्रॉब्लम्स ही हमारे पास है लाइब्रेरी में। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को जब आइडेंटिफाई करेंगे, प्लान करेंगे, काम करेंगे, एक्ट करेंगे, चेक करेंगे इनको, तभी तो हम क्वालिटी को दे पाएंगे, तभी हम किसी यूजर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये प्लानिंग के अंदर के सारी चीजें आ गई कि हमें काम करने से पहले, किसी प्रोजेक्ट को करने से पहले क्या क्या देखना पड़ेगा, कैसे हम लाइब्रेरी की बात करेंगे तो कैसे उसमें चीजें हम लेकर आएंगे। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया डॉक्यूमेंट के लिए, तो ये हमारे प्लान के अंदर आ रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं डू, व्हाट इज डू, क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी मिल गई, लेकिन सोल्यूशन भी देना बहुत जरूरी है, काम भी क्या करेंगे। तो क्या डू का मतलब हो गया सोल्यूशन दो भाई, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना। तो क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे सबसे पहले, कोशिश करेंगे, ट्रायल कहाँ पे करेंगे, वो जो ट्रेंड नहीं थे ना उनको क्या करो, ट्रेनिंग दे दो। उनके पास स्टेशनरी नहीं थी ना, बजट नहीं था, स्टेशनरी नहीं थी, बजट नहीं था, उन्हें बजट दिला दो, ठीक है। तो ट्रायल ट्रायल टाइम टाइम पे हमें ट्रायल और रन बोलते हैं ना, ट्रायल रन होना चाहिए। वो क्या होता है, मीजर करता है हर चीज को, ट्रायल एंड रन मीजर करता है किसी भी क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो डू क्या है, वही है हमारा कि किसी भी काम को करने से पहले टाइम टू टाइम उसका ट्रायल और रन होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है इस मंथ में अगर हमने इतना काम किया तो ये प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हम आगे काम कर सकते हैं, डू क्या करें, कैसे करें, ठीक है। क्या ट्रायल और रन में ये चीज़ें हमें क्या होंगी, आइडेंटिफाई हो जाएंगी, और टाइम टू टाइम इन पे अपना इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो इनको पॉजिटिव वे में लेना है, इसमें पैनिक नहीं होना है हमें कि अगर ट्रेंड नहीं है तो उस पर चिल्ला रहे हैं, उसे नहीं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए, स्टेशनरी लेके आइए, और जो बीच बीच में जो थे कंप्यूटर को अपडेट कीजिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, पैनिक ना होके अपना काम करना, ये आता है हमारे डू के अंतर्गत आता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए अपने परफॉर्मेंस को, जो भी हम परफॉर्मेंस वहाँ दे रहे हैं काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूव करो, ये है हमारा डू लाइब्रेरी की
उसके या किसी भी प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंतर्गत डू का क्या काम है मैंने ये बता दिया। चेक, व्हाट इज चेक? CHECK, चेक। जो टेक्निक है जो हमने अप्लाई की वहाँ पे, टेक्निक्स क्या अप्लाई की थी जो काम कर रहे थे, ये सॉफ्टवेयर नहीं था इसको अपडेट कीजिए, कंप्यूटर कंप्यूटर को अपडेट कीजिए, मैनुअली काम कर रहे हैं स्टाफ को में तो स्टाफ को बढ़ाइए। इस तरीके से जो हमने इम्प्रूवमेंट किया तो उनको चेक करना, टाइम टू टाइम उनको चेक करना चाहिए कि निगेटिव रिजल्ट आ रहा है या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। इसको करने के बाद में भी क्या हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हुई? हुई तो कैसे हुई? पॉजिटिव वे में इम्प्रूव हुई या निगेटिव वे में इम्प्रूव हुई है? ठीक है, निगेटिव वे में हुई अगर कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद भी तो कहीं और कमी हो सकती है। पॉजिटिव वे में होगा तो पता चल जाएगी कि यहाँ पर ही कमी है, तो उस प्रोसेस को दोबारा करेंगे, रिवाइज करेंगे काम करने के पहले। ठीक है, प्रोसेस को जो भी चेंज किए हैं, जो भी निगेटिविटी थी, निगेटिव इफेक्ट थे, उस प्रोसेस को करने के लिए अनएक्सपेक्टेड बोलेंगे उनको, अनएक्सपेक्टेड जो टर्म्स थे उनको हमने हटा दिए कि नहीं हटा दिए, काम पूरा हुआ कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी चीजें कहेंगे चेक, मतलब चेकिंग करना। अब नेक्स्ट है हमारा एक्ट। व्हाट इज एक्ट? एक्ट हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन में। जो भी हम काम करें किसी स्टैंडर्ड के अंदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कंट्रोल है कि नहीं उस चीज पे। अगर हम काम कर रहे हैं तो एक्ट क्या है? एक्ट हमारा कहलाता है एक्शन लेना, स्टैंडर्डाइजेशन है कि नहीं और कंट्रोल है कि नहीं। जब हम ट्रायल चल रहा था तो जो हमने ट्रायल लिया था तो किसी स्टैंडर्ड के अंदर में था वो ट्रायल, किसी मानक को पूरा कर रहा था, लाइब्रेरी के किसी रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो उसमें क्या गेन हो रहा था, उससे कोई फायदा हो रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट हमको मिल रहा था उस प्रोसेस में? नहीं मिल रहा था। अगर नहीं मिल रहा था तो उस स्टैंडर्ड को चेंज करना है। और जो कंट्रोल कर रहा था इन सारी चीज़ों में, उन एक्टिविटीज़ को, प्लान डू चेक को कंट्रोल करते टाइम क्या पूरा अपना 100% दे पा रहा था या नहीं दे पा रहा था? अगर नहीं दे पा रहा था तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमें बजट ही नहीं इशू कर रहा था, या अच्छी कंपनी का सॉफ्टवेयर नहीं मिला, या जो कंप्यूटर थे वो सही फंक्शन नहीं कर रहे, आउटडेटेड हो रखे हैं, कहीं उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ, अपडेशन नहीं हुआ। तो जो कंट्रोल हो रहा है, जो एक्शन लिया जा रहा है वो किसी स्टैंडर्ड के अंदर है कि नहीं, और कंट्रोल किसी का है कि नहीं है उसमें। अगर ऐसा नहीं है तो पूरी प्रोसेस को दोबारा शुरू करेंगे। जो एक्शन है वो रिएक्शन बनेगा, मतलब उसको दोबारा हम करेंगे, दोबारा उस एक्ट को वापस से करेंगे, एक्शन लेंगे पूरी प्रोसेस में कि तो हमारा जो प्लान डू और चेक और एक्ट था उसकी लास्ट प्रोसेस में तीनों जो प्रोसेस है वो सफल हुई कि नहीं है, स्टैंडर्ड उनके सही थे, उनका कंट्रोलाइजेशन सही था, सारी चीज़ें सही थी कि नहीं थी। तो वो सब चीज़ें किसमें आती है? वो हमारी एक्शन में आती है। क्या एक्शन लिया गया बाद में? अगर पूरा 100% जो सही रहा हमारा सारा काम तो पॉजिटिव आया कि नहीं रिजल्ट? अगर नहीं आया तो कितने परसेंट इसमें निगेटिविटी थी? वो 10% अगर थी तो 10% कैसे दूर की जाए? तो दोबारा से उसको रिएक्ट करना, मतलब कि दोबारा से पूरी प्रोसेस को करना और कमियों को दूर करना। अच्छा, TQM के कुछ टूल्स होते हैं। TQM टूल्स ये एग्जाम से पूछे जाते हैं, मैं पढ़ा देती हूँ। जैसे मैंने अभी एक टूल्स से ही आपको बताया था, जो मैंने इस तरीके से टूल्स बनाया था ना, ये हमारा क्या था? लाइब्रेरी स्टाफ था, और ये हमारा क्या था? मशीन थी। मशीन में कंप्यूटर था। तो इस तरीके से जो हमने बताया था ना यहाँ पे, कि सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, इस तरीके से मैंने आपको बता के दिखाई थी, अपडेट नहीं है चीज़ें। तो ये इसको बोलते हैं फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम। तो ये क्या होते हैं? टूल्स होते हैं। तो मैं अब बताती हूँ आपको। मैंने ये जो वाला आपको एग्जांपल दिया था वो मैंने फिश बोन डायग्राम का ही एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो टूल्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट टूल्स होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं, वो टूल्स हेल्प करते हैं क्वालिटी और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो इसमें है सबसे पहले तो पाई चार्ट। पाई चार्ट क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीकेएम टूल, ये लास्ट ईयर किसी में क्वेश्चन आया था।
या कुछ उन्होंने दिए थे 6 to 7 दिए थे, तो उसमें कौन से नहीं थे आइडेंटिफाई करना था, ए बी सी डी है ई नहीं है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था। तो पहला था पाई चार्ट, सबको पता है पाई चार्ट क्या होता है, तो पाई चार्ट या बार ग्राफ, बार तरीके से लाइनिंग होती है तो बार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाई चार्ट। पहला तो यही हो गया। तो ये क्या है, एक डेटा की जो स्लाइस होती है इस तरीके से बड़ी छोटी, ये क्या डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डेटा है हमारा, मान लीजिए कि कोई परसेंटेज, जो बुक्स का परसेंटेज है, फंड जो है अलाउ हुआ था डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए इतना हमारा फंड था वो साइंस के लिए हुआ था, इतना आर्ट के लिए हुआ था आर्ट के लिए, या इसमें दिखाएगा कि यहाँ पर इतना कॉमर्स के लिए या मैथ के लिए हुआ, इतना आर्ट के लिए, साइंस के लिए 10% ये, 20% ये, 30 ये, 40 ये, और इसमें 70% साइंस को दिया, इसमें 30% आर्ट को दिया। तो ये हमारा पाई चार्ट और बार चार्ट हो गया पहला। हिस्टोग्राम हो गया दूसरा। हिस्टोग्राम बार की तरह होता है, इस तरीके से देखा होगा आपने, इस तरीके से लाइनिंग रहती है, ये ऐसे होता है। ये तो हमारा कहलाता है हिस्टोग्राम। ये भी रेंज को डिफाइन करता है कि जैसे मान लीजिए कितने रीडर्स ने कितने परसेंटेज बुक को ली, हमारे पास ये रीडर्स हैं और ये हमारी बुक्स हो गई, और ये रीडर्स का हो गया, ये 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पर भी ये हो गई 10 20 30। 10 बच्चों ने आर्ट ली, 20 बच्चों ने साइंस ली, 30 बच्चों ने कॉमर्स ली। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया, ये दिखा रहा है कि बुक्स को जो बोरो करने आए थे बच्चे, उन्होंने इतने इतने परसेंट ले लिया, ठीक है। अब आता है हमारा एक, बोलेंगे इसको पेरेटो, हाँ पेरेटो एनालिसिस, एनालिसिस चार्ट, थर्ड नंबर पे पेरेटो एनालिसिस चार्ट। ये करता है इस जो पेरेटो एनालिसिस है, इसको एक और नाम है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिए 80/20 रूल, 80/20 रूल्स भी बोलते हैं इसको। इसमें 80% जो 80% प्रॉब्लम, ये 20% है, ये 80% है, ये 20% है। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी भी काम को करने के लिए आइडेंटिफाई करता है मोस्ट इफेक्टिव जो एक्शन क्या होगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो 80% क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, 20% क्या हो गया हमारा, एक्शन हो गया, 20% क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, सिचुएशन हो गई, एक्शन हो गया। तो इसको पेरेटो प्रिंसिपल को 80/20 रूल्स बोलते हैं, रूल्स रूल्स भी बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम 80% होती है, 20% सिचुएशन पे डिपेंड करता है, एजम्पशन पे डिपेंड करता है, और सिचुएशन में से 20% कॉज है प्रॉब्लम का, 80% प्रॉब्लम का एक्शन है, ठीक है। तो ये कॉजेस है ना, 20% कॉजेस को ही प्रायोरिटी देता है, 80% जो प्रॉब्लम्स में से जो 20% कॉज निकलता है, इसको प्रायोरिटी देता है, रिसॉल्व करने की कोशिश करता है कि 20% जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से आई है, इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, जो रीजन क्या है, क्यों डिले हुआ है, उसको ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। इस तरीके जो प्रोजेक्ट होते हैं पेरेटो एनालिसिस बोलते हैं, 80/20 का रूल्स होता है इसमें। 3 बता दिए मैंने। फोर्स फील्ड एनालिसिस, फोर्स फील्ड एनालिसिस, ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक, ठीक है। फोर्स फील्ड एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग टेक्निक, ये हेल्प करता है आपके डिसीजन लेने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उनमें तुरंत
फोर्सफुली या तुरंत एक्टफुल एक्शन लेके डिसीजन लेने का काम करता है। इस टेक्निक को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें जो कोई भी प्रॉब्लम होता है इसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, कोई प्रॉब्लम है 2 घंटे में 3 घंटे में सॉल्व है, क्विक जिसको बोलते हैं क्विक रिएक्शन या क्विक सॉल्यूशन पर ये काम करता है। फोर्स फील्ड एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग टेक्निक। नेक्स्ट वन इज फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप, अब फोकस ग्रुप क्या है, मान लीजिए लाइब्रेरी में बहुत सारे ग्रुप अलग अलग फैसिलिटीज ले रहे हैं। कुछ बच्चों ने लिया फोटो कॉपी फैसिलिटी ले रहे हैं, वो कुछ ले रहे हैं इंटरनेट फैसिलिटी। जो इंटरनेट फैसिलिटी ले रहे हैं वो 100% सेटिस्फाई है, जो फोटो कॉपी वाले हैं वो 20% अनसेटिस्फाई है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो किस पे फोकस करेंगे हम, 100% जो राइट है उनको करेंगे, उस ग्रुप को फोकस करेंगे, या 20% उसमें से जो अनसेटिस्फाई है उसको फोकस करेंगे। तो हम देखेंगे 20% जो अनसेटिस्फाई है वो क्यों अनसेटिस्फाई है, 100% सेटिस्फाई बहुत अच्छी बात है। उस ग्रुप को फोकस करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इसका नाम दिया गया है फोकस ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप को, ग्रुप्स बहुत सारे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेसिंग वाला ग्रुप है, जिससे प्रॉब्लम आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ बेटर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना, टीक्यूएम प्रोवाइड करना, वो आएगा हमारा फोकस ग्रुप के अंदर। अगला है ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट वन इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक कहाँ यूज होती है, ये होती है न्यू आइडियाज के लिए। न्यू आइडियाज के लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो न्यू आइडियाज जो होते हैं, आइडिया जनरेट करना है, न्यू आइडियाज कहीं लेते हैं और क्विक उसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, वो आता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ओरिजिनल आइडियाज होते हैं क्योंकि ब्रेन से तुरंत निकल के आते हैं ना, क्विक ओरिजिनल है। ओरिजिनल आइडिया है, थॉट्स हो सकते हैं किसी के, क्रिएटिविटी हो सकती है इसमें। उसने आइडिया तो किसी ने हो सकता है आइडिया दिया हो, किसी ने कोई विचार दिए हैं, किसी ने सीधे वो एक्ट कर दिया, क्रिएटिविटी कर दी हो। ठीक है, उसको किसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसको, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंतर्गत आता है। मतलब लाइब्रेरी में बुक्स चोरी हो रही है, बुक चोरी हुई, क्या हुई, बुक चोरी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास में कोई आया, उसने आइडिया दिया भाई ये कर लेना, कोई आया उसने कुछ थॉट्स बताए कि इस तरीके से समझा देना बच्चों को, अगला आया उसने सीधे कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर दी या कुछ ऐसा क्विक सोल्यूशन दे दिया हमें जिससे हमारी बुक्स चोरी रुक गई। तो ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। मान लीजिए जिसने RFID दे दिया सोल्यूशन, या RFID मशीन ही लेकर आ गया, तो क्या हो गया, हमारी क्रिएटिविटी हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये हम लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उनकी बात होगी। तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे कोई RFID टेक्निक नहीं, कुछ और सॉफ्टवेयर या कुछ और मैन पावर होगी। ठीक है, ट्री डायग्राम इसके अंदर आता है, ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट्स आते हैं, स्कैटर डायग्राम आते हैं, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, स्कैटर्ड डायग्राम इतने आते हैं। ठीक है, TQM अगर पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि TQM का लाइब्रेरी में क्या बेनिफिट है, बेनिफिट है तो कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना। पहला तो ये हुआ भाई, जितनी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्यूशन निकाल के बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देंगे, वही हमारा क्या हो गया, कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट हो गया। ठीक है,
क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक हमारा लाइब्रेरी का मेन जो उद्देश्य क्या है, कस्टमर फोकस, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। तो जब वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा तो हमारी लाइब्रेरी की क्वालिटी ऑलरेडी 100% गुड होगी, ठीक है। दूसरा हो गया जो स्टाफ है ना, स्टाफ को मोटिवेशन, स्टाफ मोटिवेशन या स्टाफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट और जो वास्टेज है हमारा उसका एलिमिनेशन करना, मतलब कि जो मटेरियल अनयूज का है, जो वेस्टेज है उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो ये भी इसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे डायग्राम्स का हेल्प लेंगे हम जब टीक्यूएम को अप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस डायग्राम में दिखेगा कि इस सब्जेक्ट पे या इस बुक्स को किसी ने यूज ही नहीं किया इस ऑथर की, तो कहीं ना कहीं उसको हम अलग अपने जो डेली वाला जो स्टॉक होगा उससे अलग निकाल के रखेंगे, क्योंकि उससे यूजर को कम जगह में आराम से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड होंगी। और जो अनयूज की हैं, जो कभी यूज ही नहीं हुई है, तो उनके लिए एक अलग सेक्शन है। अगर किसी को इस टाइप की बुक चाहिए अलग से तो वहाँ पे जाके अपनी देख सकता है इस टाइप की बुक को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टाफ का भी टाइम बचेगा बुक को लगाने में, और प्लस यूजर का भी टाइम बचेगा, ठीक है। लाइब्रेरी रेवेन्यू, लाइब्रेरी रेवेन्यू में हमारा वही आ जाएगा, वही फर्नीचर नहीं है या फोटोकॉपी मशीन नहीं है, कुछ इक्विपमेंट नहीं है, तो वो भी हमें पता चल जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे ट्यूटोरियल में अप्लाई करके हमने चेक कर लिया है कि कहाँ पर रिस्पॉन्स डायग्राम आपने देखा था कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। एक चीज़ तो वो हो गई। और जो यूजर कंप्लेन कर रहा है, यूजर कंप्लेन कर रहा है हमारा, कंप्लेन कर रहा है, तो उसके उसमें भी रिडक्शन होगा, भाई कमी आएगी। जाहिर सी बात, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे तो जो कंप्लेन होंगी वो भी कम होगी। लाइब्रेरी के जो रिसोर्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात है टीक्यू मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, भाई मैनेजर बैठा है ऊपर या हमारा लाइब्रेरियन बैठा है, हम स्टाफ हैं उसके साथ में काम कर रहे हैं, जब सारी चीज़ें होंगी अच्छा अच्छा रिजल्ट रहेगा 100%। तो जो टाइम जो टेंशन रहेगी ना, हमारा टेंशन फ्री वर्क एनवायरनमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 5 बजे छुट्टी हो रही, तो अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो आपको 5 बजे ही छुट्टी मिलेगी, नहीं तो बैठे रहिए 7 बजे तक काम करते रहिए, क्योंकि आपने पहले काम किया नहीं, या हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपस में मतभेद है, जबरदस्ती उनको बैठाया। तो टेंशन फ्री वर्क एनवायरनमेंट के लिए भी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये हो गया टिक्यूम के बारे में। नेक्स्ट सेशन कल से शुरू करेंगे, देखते हैं क्या पॉइंट, क्या नया पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो टीसीएम के कुछ मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको ख़त्म करा दिए, यहीं पे क्वेश्चन आते हैं टीसीएम के ऊपर, तो इसको पढ़ लीजिएगा एग्जाम लेक्चर को। और जो वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, आज भी कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब किया तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, हो सकता है कल कैटलॉग के बारे में पढ़ाऊँ थोड़ा सा, बेसिक कैटलॉग और कैटलॉगिंग के बारे में। थैंक यू सो मच।